शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाट इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिव होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 660 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजमोहन प्रसाद सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर ब्रजमोहन प्रसाद सर, आज का जो हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑफ लंबर स्पॉन्डाइलाइटिस। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। गुड इवनिंग सर। और IAPH के सभी मेंबर को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, IAPH ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, जितने भी मेंबर IAPH के हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि लोगों ने इस IAPH को बनाया है और ऐसे प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ सीखने को मिले और सिखाने के लिए मिला है। और ये बहुत ही मतलब उम्दा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं सभी IAPH मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और और हमारे गुरुजन डॉक्टर सानी सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म में शामिल होकर अपनी चीज़ों को रखिए और अपने जो पेशेंट देखते हैं उसको आप शेयर कीजिए, ताकि आपको अनुभव भी मिल सके और एक्सपीरियंस हो कि और लोग कैसे करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% IAPH को दूँ, ताकि मैं अपनी चीज़ों को आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ और जितने भी मैं पेशेंट देखता हूँ उसके एक्सपीरियंस को भी साझा कर सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का है, जिसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कई लोगों को भी इसकी पूरी अनुभव है कि क्या होता है। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जब हम जानते हैं तो आज के डेट में अगर देखा जाए, तो मैं इसके बारे में पहले ब्रीफ कर लूँ कि है क्या ये। हमारे यहाँ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा देखा गया है कि 2 में 1 मरीज इसके केस बनते चले जा रहे हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और इस समस्या को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे हैं कि इस समस्या का कैसे निदान हो। कई लोगों को ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि लोगों को ऑपरेशन की नौबत आ रही है। कई लोग बेड पर चले जा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको लेकर के आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इस विषय पर, और जो भी मेरा डिस्कशन होगा वो एविडेंस होगा क्रिटिकल पेशेंट पर। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने क्रिटिकल पेशेंट को कैसे ठीक किया और कितने दिनों में ये पेशेंट खड़ा हो गया। और ये समस्या जो देख रहा हूँ कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में और बिहार में, जहाँ पर लाइफ स्टाइल चेंज हुए, लोगों का रहन सहन चेंज हुआ है। और उसके लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। अर्बन एरिया में तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है यह बीमारी। अगर रूरल एरिया की अपेक्षा देखा जाए तो अर्बन एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इसको लेकर के हम लोग ट्रीटमेंट के लिए खास करके होम्योपैथिक इस पर बहुत ही फोकस है। और जहाँ तक दूसरी पैथ फेल हो रहा है, तब ये होम्योपैथिक में आते हैं। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है होम्योपैथी वाले लोगों के लिए कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं लगता है कि जाने देना चाहिए, क्योंकि इससे होम्योपैथी के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ेगा। और होम्योपैथिक पर एक जो नया नया जो शोध हो रहा है, इस पर लोग बहुत तेजी से काम करेंगे और लोगों को इसकी जानकारियां भी होगी कि होम्योपैथी के द्वारा कैसे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या बन गई है आज के डेट में कि इंजरी हो या फिर सर्वाइकल पेन हो या लंबर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन में जो कॉम्प्लिकेशन और कंप्रेशन जो हो रहा है लोगों को, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो चलिए मैं इस पर डिस्कस करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्पॉन्डिलोसिस के लेकर के, कि स्पाइन की समस्या होती है। इसका मैंने देखा है कि जी सर। लंबर स्पॉन्डिलोसिस इज डीजेनेटिव कंडीशन। ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो है डीजेनेटिव कंडीशन है, जिसमें होता क्या है कि स्पाइन में कंप्रेशन आता है, खिंचाव आता है। और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लेकर के इसमें जो नर्व है
उसको नैरोइंग हो जाता है, और वर्टिब्रा में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। यह केस आज के डेट में अगर देखा जाए तो पीठ के निचले हिस्से में जहां वर्टिब्रा है वहां डिस्क कभी कभी डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, और डिस्क के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी इसको नाम हम दे सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी एक केस है। इसमें नमनेश होता है, सुनापन आता है, टिंगलिंग आते हैं, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झुकने में प्रॉब्लम आता है, चलने में दिक्कत आते हैं, दर्द के कारण इसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण हम चल भी नहीं पाते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये रेडिएट होता है और ऊपर से कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक भी जा सकते हैं। इसको हम कभी कभी हम लोग देखते हैं कि साइकोटिक नर्व में पर साइटिका का केस आते हैं इसमें। तो ये बहुत ही मतलब तेजी से बढ़ रहा है आज के डेट में। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, ये जो इसका जो रिस्क फैक्टर है ज़्यादातर पेशेंट में मिडिल एज और ओल्डर एज में ज़्यादा होता है। ये कॉमन हो गया आज के डेट में, ये कॉमन केस है कि कई कई लोगों को में ये केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये आज के डेट में कॉमन हो गया कि मिडिल एज और ओल्डर एज वाले को ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है जिसमें स्पोर्टिंग पर्सन हो गया, कैरी हैवी लोड उठाने वाले व्यक्ति को, देयर हेड टू शोर, डांसर, जिम्नास्टिक, और जिनका एक पोस्चर में लगातार बैठे होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। सपोर्टिंग पर्सन हु कैरिड हैवी लोड देयर हेड और शोल्डर, डांसर, जिम्नास्टिक, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, हैविंग वेट लिफ्टिंग एंड स्विचिंग। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा वजन उठाने की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, पैर हाथ बहुत ज़्यादा मोड़ना, कमर को बहुत ज़्यादा मतलब ट्विस्ट करना, खेलना कूदना, इसकी वजह से भी ये समस्या आते हैं। ये फीमेल में देखा गया कि प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर डॉक्टर आज के डेट में क्या करते हैं कि सुई लगाते हैं, और सुई लगा कर शून्य करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें सैक्रल रीजन में पेन आते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस बीमारी का। पुअर स्लीपिंग पोस्चर, सोने का पोस्चर अगर सही नहीं हो तो भी एक समस्या है। प्रीवियस इंजरी, अगर कई पुराने समय में कभी पहले भी या पास्ट हिस्ट्री में देखा गया कि इसको लो बैक में अगर इंजरी हुआ हो तब ये कॉम्प्लिकेशन आता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मिलिटी इन स्पाइन, कंजेनाइटल केस की वजह से भी आते हैं ये। इसका कोई इटियोलॉजी अगर देखा जाए तो कंजेनाइटल में इसका कोई इटियोलॉजी अननोन है, इसका किस कारण से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये नहीं पता चल पाता है, क्योंकि ये कंजेनाइटल होने की वजह से नहीं पता चलता। लेकिन ज़्यादातर ये रियर केस में माना जाता है कि कंजेनाइटल है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये केस आज के डेट में लाइफ स्टाइल की वजह से ही यह समस्या हो रही है। संतुलन में परिवर्तन क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? स्मोकिंग का कारण हो सकते हैं, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से भी कमर पर भार पड़ता है और जिसकी वजह से पैरों में दर्द आ सकते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, पुअर पोस्चर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन, हाई पिलो। मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है लोगों को कि लोगों को आप दिमाग काम करता है, बॉडी काम करना बंद कर दिया, बॉडी का यूटिलाइजेशन होता नहीं है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल होने की वजह से आप आराम से, लोग आरामदायक जीवन जीते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं। इसके वजह से भी एक समस्या है कि आज के डेट में लंबर का पेन बढ़ा है। पुअर पोस्चर, सही से नहीं बैठ पाना, एक ही कुर्सी पर, आजकल देख रहा हूँ कि मैं मेट्रेस, ये खास करके रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हैं, और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठने की वजह से लगातार लंबे समय तक काम करने वाले जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग जेंट्स, जो पुरुष हैं, वो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे होते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल का या लंबर का पेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैट्रेस, मैट्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी, ऊंचा होने की वजह से उसमें दबाव कम पड़ता है, और हाई पिलो। मैं एक चीज़ इस पर रखूंगा कि ये हमारे पास जो आज के डेट में देख रहा हूँ कि मैट्रेस और हाई पिलो और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ये मेजर कारण बन गया है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो हमारे पास केस आते हैं, इस केस को जिनकी भी मैंने पास्ट हिस्ट्री पूछता हूँ और उससे मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे यही चीज़ मिलता है कि उनका सोने का पोस्चर सही नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। मैट्रेस मैट्रेस में भी सिंथेटिक कॉटन का इस्तेमाल होता है, पिल्लो में सिंथेटिक कॉटन का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से हमारे पीठ में जब हम बेड पर सोते हैं और लंबे समय तक जब बैठे होते तो हीट होता है। हीट होने के वजह से, मेरा जहां तक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हीट होने की वजह से भी ये समस्या पैदा होता है, और उसमें कंप्रेशन पैदा होता है, डिस्क में ब्लज आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं पास्ट में चला जाऊं, आज से 10 साल 20 साल पहले, जब ये समस्या, ये लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी, तो लोगों को लाइफ स्टाइल बहुत ही बढ़िया था।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़िया था, लोग काम करते थे और जहाँ पाते थे बेहोश हो जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी, मैट्रेस होता था, पिल्लो का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जैसे पिल्लो नहीं भी है तो कपड़ा भी लपेट कर। कभी भी पहले इस तरह का केस नहीं मिलता था इसका, जितना तेजी से आज के डेट में केस बढ़े हैं। तो ये बहुत ही माने क्रिटिकल सिचुएशन है ये। और हमारे लिए तो खास करके एक डॉक्टर के लिए तो ये इस तरह का केस आता है तो एलोपैथिक में तो देख रहा हूँ कि अदरपैथी में तो फेवर हो जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है इस केस को लेकर के। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे पास इसके केस अगर देखा जाए तो मैं 4 से 5 केस ऐसे पर डे देखता हूँ जो क्रिटिकल सिचुएशन में है। अभी तक जो हमारे पास एवरीडे इस तरह का केस है जो चल भी नहीं पाया, टंगा कर भी आते हैं, वैसे केस हमारे पास आते हैं और वो पेशेंट होम्योपैथी के द्वारा ठीक भी होते हैं। मैं उसके बारे में शेयर करूंगा कैसे क्रिटिकल केस ठीक हुए हैं और पेशेंट खुद अपनी बातें बताएगा कि हमारे पास कितने दिनों में ठीक हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा लोगों को। पड़ता ही नहीं कैसे। मेथड इट इज, यह मैंने 60 पेशेंट को लिया है जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में पेशेंट थे और 60 पेशेंट वैसे केस हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में थे, वैसे केस को लिया। ऐसे नंबर ऑफ केस तो बहुत है लेकिन मैंने 60 इसलिए ऐसा रखा है कि 60 पेशेंट के बारे में मैं डीपली समझा सकूँ कि कैसे कैसे ये ठीक हुआ मैं। तो इसका मैंने देखा है, इसका पूरा डिटेल्स लिखा है कि इनको जो इंडिविजुअल ट्रीट के बोलो तो इनको लगातार 2 सालों तक मैं इनका ट्रीटमेंट दिया है और 2 सालों में पूरी तरह से हमारे पास पेशेंट जो है वो ठीक हुए हैं। उनका डिटेल्स मैंने दिया है। पैथोजेनेसिस, degenerative change of spine are responsible for development of ALS बी वाइल बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेस्कुलर। इसमें माइलोपैथी होता है जो कि वस्कुलर कंप्रेशन, खिंचा कंप्रेशन आता है, खिंचाव की वजह से ये समस्या ज़्यादा बनते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव आने की वजह से इसमें क्या होता है कि कंप्रेस होता है, बोन जो है बैठ जाता है, कंप्रेस होता है और डिस्क में ब्लज होते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी कारण बन सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस भी इसमें होता है। मैकेनिकल फैक्टर इन्वॉल्विंग पैथोजेनेसिस ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसके एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द स्पाइन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, चिंता करना, जिस बहुत स्ट्रेस लेना जिससे खींचा सॉरी स्ट्रेस लेना, खिंचाव होने की वजह से भी ये समस्या आते हैं। एक्सेस बहुत ज़्यादा खेलना, बैंडिंग करना, बॉडी को चलाना, ट्विस्टिंग करना, हैवी वेट को उठाना और एक्सेस एक्सरसाइज कर लेना, एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से डिस्क में ब्लज होना और डिजनरेशन पैदा होता है। पुअर पोस्चर, अगर पुअर पोस्चर सही नहीं रहेगा तो भी ये कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि इसको मेंटेन करके रखना होगा, बैठने का प्रोसेस सुधारना होगा और बोन पर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा, जब बोन पर प्रेशर पड़ेंगे तब डिस्क में कॉम्प्लिकेशन आएगा, ऑस्टियोपाइटिस का फॉर्मेशन भी हो सकता है इसमें। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होने की वजह से ये समस्या है, जिसका वजह से इंजरी आते हैं और डिजनरेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिजिकल एक्टिविटी, आज के डेट में तो फिजिकल एक्टिविटी रहा ही कहाँ। लोग तो अब दिमाग से चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रहा नहीं। पहले लोग खेलते थे, कूदते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आज का लाइफ स्टाइल ये अलग हो गया। चार दीवारी में पैक होकर के अपनी सारी काम करते हैं, जिसकी वजह से भी समस्या बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ा है और मसल्स में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है आज के दिन। एक्सेस वेट बढ़ने की वजह से भी ये लंबर में, स्पाइन में खिंचाव आता है, इंक्रीज। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से कमर में दर्द आना, कमर में स्पॉन्डिलाइटिस का घिस जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके वजह से स्पॉन्डिलाइटिस में डिजेनेटिव प्रॉब्लम क्रिएट होता है और डिस्क में ब्लॉज जाते हैं। ट्रॉमा और इंजरी की वजह से भी समस्या आते हैं, बैक इंजरी, कभी चोट लगा। तो एक चीज़ मैं ट्रॉमा और इंजरी के बारे में बताऊँ कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा और पेशेंट से जब मैंने पास्ट हिस्ट्री लिया है तो उसमें मुझे जो ट्रॉमा और खास करके इसका केस बहुत मिले हैं। कई बार पेशेंट को दिमाग से हट जाता है कि मैंने कभी गिरा भी था। और एक ऐसा घर जहाँ बहुत ज़्यादा टाइल्स या मार्बल वाले घर होते हैं तो सीढ़ी पर लोग गिरने का समस्या मिले हैं। कई केस ऐसे हमें मिलते हैं जो पेशेंट सीढ़ी पर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से उनको कॉकस में चोट लग जाता है। चोट लगना जिससे क्रल रीजन में कॉम्प्लिकेशन आता है, खिंचाव आ जाता है और दब जाते हैं। दब जाने की वजह से ये समस्या उनके साथ ज़्यादा गंभीर हो जाता है और उनको उस समय क्या करते हैं लोग कि पेन किलर लेकर खा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आज के डेट में कि पेन किलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। छोटा मोटा चोट भी लगता है तो अपनी बीमारी को दबाने के लिए
जाकर के आसपास के केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लेकर खा लेते हैं, और खाने खाने के बाद जो उनको दर्द तो ठीक हो जाता है, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। दर्द तो आराम ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये कॉम्प्रेशन बढ़ता है, धीरे धीरे करके ये समस्या बहुत गंभीर होते चला जाता है लापरवाही की वजह से। तो जहाँ तक मैंने जितने भी पेशेंट से पूछता हूँ, करीब करीब पेशेंट मुझे मिलते हैं कि ट्रोमा हुआ हो। कई बार तो लोग भूल भी जाते हैं कि ट्रोमा हुआ भी कि नहीं हुआ, इंजरी हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ें उनके दिमाग से स्लिप कर जाता है और नहीं बता पाते। उस कंडीशन में होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का अगर पास्ट हिस्ट्री सही नहीं मिल पाता तो वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये केस में मैंने देखा है कि चोट वाले केस ज़्यादा मिलते हैं। कई बार खेलने वाले खिलाड़ी के साथ भी ये समस्या होते हैं। रिपीटेटिव मोशन, बहुत ज़्यादा अगर एक ही मोशन में लिफ्टिंग करना, सामान को डेवलपमेंट ऑफ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, रिपीटेटिव बैंडिंग, बहुत ज़्यादा बॉडी को मोड़ना और आगे की ओर झुकना, सीधा करना, इसकी वजह से भी ये समस्या आते हैं। एजिंग प्रोसेस, ये ज़्यादातर एज जो है ज़्यादा, मैंने ओल्ड एज वाले को ज़्यादा होते हैं। इंटरवल डिस्क नेचुरल एंड फ्लूइड कंटेंट, ये मिडिल एज वाले को ज्यादा होते हैं। एज भी है, द इंटरवल डिस्क नेचुरली लॉस फ्लूइड एंड इलास्टिसिटी मेकिंग देम द मोर प्रोन डिजेनरेटिव। ये बायोमेकेनिक्स ऑफ द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस इज मेंशन बिलो इन द फिगर। मैंने इसको एक एक करके डिस्क्राइब किया है कि कैसे और कब क्या क्या होता है, तब हम किस सिचुएशन में चले जाते हैं। और डिस्क डेसिकेशन, ये डिसिक्शन डिस्क डेसिकेशन में होता क्या है कि भटिवरा के बीच का जो लिक्विड होता है वो सूखने लगता है। इसका मोस्ट मुख्य कारण जो है ना, एजिंग है और ट्रोमा हो। इसका जो मेन कारण होता है डिसडेसिकेशन का, कि इसके अंदर का अगर ट्रोमा की वजह से, एजिंग के कारण क्या होता है कि इसके जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके वो सूखने लगता है, और सूखने की वजह से फाइब्रस न्यूक्लियस पल्पोसस होते हैं। इसमें एक तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, डिक्रीज इन साइज, और इलास्टिसिटी है जो वो लॉस होने लगता है धीरे धीरे, और वर्टिब्रा में गैप आने लगता है। गैपिंग बहुत कम होता है और धीरे धीरे करके वो कंप्रेस होता है, धस मैंने धीरे धीरे अपने एक दूसरे से चिपकने लगता है। इसके जब ये और साइज भी, हाइट भी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण लॉस ऑफ एनुअल फाइबर इंटीग्रिटी आते हैं। लॉस ऑफ एनुलर फाइबर इंटीग्रिटी होता है क्या कि वर्टिब्रा का मूवमेंट जो है वो में मूवमेंट में रुकावट आते हैं। लॉस ऑफ एनुलर फाइबर इंटीग्रिटी में उसके जो मूवमेंट है उसमें रुकावट आता है, और रुकावट पैदा होता है। इसके कारण लोड उठाने की जो क्षमता है वो कम जाता है, लोड उठाने की क्षमता कम जाता है, जिसके वजह से डिस्क में ब्लजिंग हो जाता है। और जब डिस्क में ब्लजिंग आएगा तो डिस्क का हाइट लॉस होगा, और डिस्क का हाइट लॉस होगा तो क्या होगा, वेंट्रल कंप्रेशन होगा। इसके बाद डिस्क जब हाइट लॉस, वेंट्रल कंप्रेशन, डिस्क के बीच के दूरी को घट धीरे धीरे करके घटते चला जाता है। और बोन के जो टिश्यू है, सॉरी, बोन का टिश्यू पर बहुत ज़्यादा, बोन और टिश्यू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से स्पाइनल सेगमेंट में बदलाव आने लगता है। जब इसमें यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि क्या होता है कि मसल्स में जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, मसल्स का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब यही समस्या धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, तो लॉस ऑफ फाइबर अटैचमेंट टू बोन, क्या होता है कि डिस्क हाइट लॉस के कारण वर्टिब्रा पर प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिब्रा पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अन अन अनकवर्टेबल एंड फेशियल ज्वाइंट, अनकवर्टेबल फेशियल ज्वाइंट में क्या होता है कि जी ये वर्टिब्रा हो गया, वर्टिब्रा के पास ये जो पॉइंट है अन अनकवर्टेबल में ये पॉइंट हुआ, और फेशियल ज्वाइंट जो बीच के पॉइंट बनता है जहां डिस्क ब्लज होता है, जहां से डिस्क बैठता है फेशियल ज्वाइंट, वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है। और डैमेज होने की वजह से दबाव जब बहुत ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, एक दूसरे से सट जाएंगे, और ये बहुत ही वर्ष कंडीशन में होगा। जो लोगों के पास लापरवाहियां बहुत ज्यादा होता है उनके साथ ये समस्या ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके इनका फैसेट ज्वाइंट जो है वो बैठ जाता है, और बैठने के कारण ओस्टियोफाइटिस का फॉर्मेशन होता है, अगर समय पर इसकी ध्यान नहीं दिया जाए। जैसे अभी तक हमने देखा कि मसल्स को डैमेज कर रहा था अब तक, अब ये ओस्टोफाइटिस फॉर्मेशन बना रहा है जिसमें कि फेसेट ज्वाइंट को डैमेज कर रहा है।
ओवरलोड की वजह से, बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से फेशियल ज्वाइंट भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और जब ये ओस्टोफाइटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके अब सब अगर समय रहते अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कफाइसिस का काइफोसिस का रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो किस काइफोसिस के रूप में परिवर्तन होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि भस्कुलर एंड न्यूरल कंप्रेशन आएगा। इसमें क्या होगा कि हमारा जो रीढ़ के जो हड्डी है वो धीरे धीरे मुड़ने लगेगा, डैमेज होने लगेगा और लोअर लिम्स भी डैमेज कर देगा। जब वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन जब पैदा होगा तो धीरे धीरे करके हमारे ये जो कंडीशन है वो हमारा जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज होगा, काम करना बंद कर देगा। इसका भी केस इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि ये केस इसका लाने का मकसद यही था कि ये केस हमने आज मुझे एक ध्यान आ गया इस को बताते बताते मुझे एक ध्यान आया। आज से मैंने पहली बार एक केस देखा था 2018 में। वो पहला केस थे हमारे पास। यह केस बहुत ही क्रिटिकल केस था। ये केस एक कर्नल की कहानी है और ये हमारे पास 2018 में आए थे। उनकी नौकरी का मात्र 3 साल था और 3 साल के बाद ये रिटायर होते। लेकिन ये केस जब हमारे पास आए थे तो इतना मतलब गंभीर समस्या था, इन्होंने इलाज करा के थक चुके थे, सभी जगह से इलाज करा के थक गए थे। डॉक्टर भी जवाब दे दिया था कि अब आपका पैर काम नहीं करेगा। क्योंकि ये एक जब ये जब ये लोगों के सिपाही के साथ जा रहे थे तो ये एक होता है ना माइक्रोस्कोप से देखने का काम, एक दीवार था 10 इंची का, उस दीवार पर खड़ा होके माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। देखते देखते वो दीवार जो है ढह गया, ढहने की वजह से गिर गया। ये इनकी इंजरी बहुत जबरदस्त हो गया और उसके बाद से इनका लोअर लिम्ब धीरे धीरे करके डैमेज होने लगा और डैमेज होने के साथ नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया। कई डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन भी किया, ऑपरेशन के बाद भी सक्सेस नहीं हुए। बॉडी नीचे का काम ही करना बंद कर दिया, पूरी तरह से घर पर बैठ गए। 2018 में हमारे पास आई, अपनी पूरी बात बताया मुझे। तो मैं भी इस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था कि ये केस है क्या और कैसे ठीक होगा जब सारे डॉक्टर थक गए हैं। तो जब ये आए थे तो इनकी वेट करीबन अप्रोक्स 140 केजी के करीब था इनका वजन। इतना ज़्यादा हो गया था 2 साल दवाई खाते खाते। मैंने इनका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट में पूरी हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री लेने के बाद इस बीमारी के बारे में मैंने जाना कि ऐसा होता है। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट हुई। लगातार मैंने 1 साल इनका इलाज किया। 1 साल इलाज करने के बाद एक इम्प्रूवमेंट, पैरों में सेंसेशन आ गया। आज के डेट में इनका पूरी तरह से पेशेंट नहीं चल पाता है, लेकिन इनका पैर काम करता है और वॉकर लेकर के आज ये चलते हैं। पूरी तरह से नहीं हो पाया क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था, इसके वजह से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि ये अब जो है वॉकर लेकर के, होम्योपैथी की ताकत इतनी रही कि वॉकर लेकर के आज ये चल रहा है। तो ये एक मिराकल्स रिस्पॉन्स देखा मुझे इस बीमारी को लेकर के। अब मैं इसी तरह का मैं केस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस तरह का केस हमारे पास कैसे है। एल्गोरिदम ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने देखा है कि पेशेंट अगर एक्यूट केस में आपके पास आते हैं तो एक्यूट केस में आते हैं तो पेशेंट को कोई बात नहीं, आप सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर लेते हो और सिम्टम के आधार पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट तो रेगुलर दवा तक चलाते हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। लेकिन जब पार्शियल रिलीफ, इसमें अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आप इसमें रेफर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है, क्रॉनिक केस में भी हम यही देखते हैं कि हम एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं और एमआरआई के बाद जब मुझे पता चलता है कि ये केस है तो कंफर्म हो जाता है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और बाय द वे इसका जब इस पे हम करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, नई नई चीज़ों को खोज करके जब उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर ठीक होता है बहुत अच्छी बात है। और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करवाना होता है कि लाइफ स्टाइल कैसा है क्या है, उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन चलाते हैं। इम्प्रूवमेंट है तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग रेफर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बोलूंगा होम्योपैथी के लिए कि हम लोग इस बात को रखा है कि होम्योपैथिक एलोपैथिक में जब डॉक्टर या किसी पैथी में देखता हूँ कि डॉक्टर जब फेल होते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैथिक वाले को ही रेफर करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ये चीज़ें नहीं हो पाता है, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, मुझसे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो मैं होम्योपैथी के अपने सीनियर डॉक्टर से भेज सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। वहां भी हम ये चीजों को एक, अगर ये डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर अगर ये ठान ले मन के अंदर कि मुझे अगर मेरे से ठीक नहीं होता है
तो मैं अपने ही पैथ के पास रेफर करूंगा। तो हमें लगता है कि होम्योपैथिक से अच्छी दवा नहीं हो सकती है और होम्योपैथिक से अच्छी ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं कई बार अपने ही पैथी के पास मैं रेफर भी करता हूँ। मेरे से अगर ठीक नहीं होता तो मैं तो हार्डली मैं लोगों को रेफर करता हूँ, जाओ होम्योपैथिक में एक अच्छे किसी न किसी डॉक्टर के पास, मैं होम्योपैथी के पास रेफर करता हूँ कि देखिए आप हमारे समझ से बाहर हो चुका है, मैं होम्योपैथिक में एक डॉक्टर बताता हूँ, आप उनसे मिलिए। और वाकई में सर, अगर ऐसा करना शुरू कर देना तो होम्योपैथिक पर और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। जितना विश्वास बढ़ा है ना, कई गुना विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि होम्योपैथिक ही एक लास्ट ऑप्शन है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है। बशर्ते इसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है और सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बीमारी को हम ले लें अपने ऊपर, ऑपरेशन वाले केस को भी हम अपने ऊपर ले लें, ये रॉन्ग है। हमारे से अगर ट्रीटमेंट होता है तो ठीक, नहीं तो रेफर। अब जहाँ ऑपरेशन की बात है तो हम रेफर करें, भाई आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए या फिर किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि होम्योपैथिक में ही जाए, ताकि आपके पास एक एक सीखने का भी मौका मिले कि हम हमसे ठीक नहीं होता, ये डॉक्टर ने कैसे ठीक किया, आपको डिस्कस करने का भी मौका मिलेगा और एक जानकारी मिलेगा ही। बाकी तो IAPH प्लेटफॉर्म है ही इसके लिए, जो सही गाइड करेंगी। डायग्नोसिस ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस, मेडिकल हिस्ट्री में अगर इसको हम देखते हैं तो एक्सरे कराते हैं, MRI कराना होता है, CT स्कैन, माइलोग्राम और इलेक्ट्रोमाइग्रोग्राम के अनुभव से भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। तो ये हम देख सकते हैं इसके लिए। इम्प्रूवमेंट स्टेशन, मैंने जो ये 60 पेशेंट लिया है, ये 60 पेशेंट हमारे क्रिटिकल पेशेंट है। जनरल पेशेंट नहीं डाला है इसमें, क्योंकि ये क्रिटिकल पेशेंट पर मैं बहुत बारीकी से काम किया हूँ और मुझे मजा भी आने लगा है आजकल ट्रीटमेंट करने में इस पेशेंट को। बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली इस पेशेंट को 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठा कर मैं पेशेंट को दवा दे दे करके रिस्पांस लेता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पूरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता हूँ। तो मैंने जब हमने 60 पेशेंट लिया लिया है, जिसमें हमने 22 पेशेंट मेल था और 13 पेशेंट फीमेल थे। और 22 और 13 दोनों पेशेंट हमारे पूरी तरह से आज के डेट में ठीक हो गए और मेडिसिन भी इनका बंद कर दिया गया, ताकि ये ठीक हो गए पूरी तरह से अब। और मॉडरेट इंप्रूवमेंट में हमारा 14 ऐसे पेशेंट हैं जो मेल में वो मॉडरेट इंप्रूवमेंट मिला, 5 पेशेंट फीमेल में भी मॉडरेट इंप्रूवमेंट मिला, 2 पेशेंट माइल्ड इंप्रूवमेंट है और 2 पेशेंट फीमेल में ही माइल्ड इंप्रूवमेंट। और एक एक जो पेशेंट थे हमारे ड्रॉप आउट कर लिए, दवा नहीं खाया उन्होंने, दवा खाते खाते छोड़ दिया या किसी और दवा खा लिए। मैंने इसका बार चार्ट बनाया कैसे कैसे क्या हुआ। इसके सिम्टम तो मुझे मैंने तो सारे सिम्टम आपसे डिस्कस करिए कि क्या क्या सिम्टम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और कैसे डेवलपमेंट होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का, और वर्टिब्रा कैसे डैमेज होने लगता है, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें बताया, इसके सिम्टम जो होते हैं। और पेशेंट जो है लोड उठाना बंद कर देता है, पेशेंट में झंझनाहट, सुनापन और पैरों से चलने की समस्या बन जाती है, कभी कभी नमनेश आता है, किसी किसी पेशेंट का आपने सुना होगा कि कनकनाहट, जस्ट लाइक जो बोलते हैं उसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कनकनाहट जैसा फील होता है, ये भी पेशेंट का सुनने को मिलता है। और उनका पैर काम करना बंद कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, पैर मोड़ना बंद कर देता है, तो ये सब और कंट्रोल, पैरों में ताकत नहीं रह पाता, धीरे धीरे करके पैर वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से वो पेशेंट चल भी नहीं पाता है। तो इसके जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके ये सब सिम्टम है। एक केस हमारे पास मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक केस है मिस्टर किरण कुमारी, 37 ईयर्स फीमेल है, जो इनकी एक समस्या थी सीवर पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था, एक्सेस स्टिफनेस और वर्टिब्रा, जो कि मैं इस केस ये बहुत ही मतलब ये केस बहुत क्रिटिकल केस था हमारे पास। जब ये केस आए थे तो पूरी तरह से इन्हें टांग कर एम्बुलेंस में लाया गया था। और मैं तो एम्बुलेंस में जाकर देखा था, पेशेंट बताया गया था कि ये पेशेंट नहीं आ सकते, आपको वहीं पर चल के देखना होगा। तो इनको जो है डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ये गया के मरीज है, और इनको डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं चल सकते, लाइफ में कभी नहीं चलेंगे। इनको 24 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन कर लेते हैं तब थोड़ी संभावना रहेगा चलने का, चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं ये नहीं कर सकता हूं कि ऑपरेशन के बाद भी सक्सेस होगा भी या नहीं होगा। ये केस के बारे में बताया गया कि ऑपरेशन के बाद भी अगर सक्सेस होगा कि नहीं, ये नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराइए। ये चिल्लाती थी, रोती थी, सो भी नहीं पाती थी, नहीं बैठ सकती थी, नहीं उठ सकती थी। ये अपनी बात को ये अपनी बातों में रखेंगे कि कैसे हमारे पास
ठीक हुए ये। केस स्टडी इनका 15/8/2023 को हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। व्हेनेवर शी विजिट फर्स्टली जब हमारे पास विजिट आई थी तो ये पेशेंट अनेबल टू वॉक, सिट ड्यू टू इंटेंस पेन एंड हर बैक एंड स्पाइन। इनकी इतना ज़्यादा दर्द था कि वो चल भी नहीं पाती, नहीं बैठ सकती थी, नहीं सो सकती थी। मतलब ये कंडीशन था। शी इज मैरिड एंड शी हैड विजिटेड मेनी डॉक्टर्स एंड सर्जन बट शी गॉट डिसअपॉइंटेड। मतलब कई डॉक्टर्स इन्होंने मिला लेकिन वहाँ से डिसअपॉइंटेड रहा, किसी ने इसे ठीक नहीं किया। पटना में भी एक डॉक्टर से इन्होंने मिला, उन्होंने तो जवाब दे दिया कि भाई आप 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन कराओ, ये समस्या हो गया। सर्जन डिनाई कर दिया कि भाई अब ऑपरेशन करेंगे भी तो ठीक होगा कि नहीं, ये भी अर्जेंटली सर्जरी के लिए इनको बोला गया। तो इनके राइट नर्व रूट आल्सो हैड हिस्ट्री ऑफ द स्पाइनल इंजरी। और इन्होंने बताया था मुझे कि जब मुझे एक बार कभी इन्होंने बताया, जैसा कि हमने बताया कि ये सीढ़ी पर से गिरने का, तो इन्होंने बताया कि हमने गिरा है, एक बार गिरा है और बहुत ज़्यादा उस समय पेन हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था कि कोई पेन किलर लेकर के खा करके, जब भी दर्द होता तो पेन किलर खा खा करके अपनी बीमारी को दबा लेती थी। लेकिन धीरे धीरे ये वर्स कंडीशन में चला गया केस और बेड पर चली गई। सी वाज सो बड़ी, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन था। सी कुड नॉट इवन वॉक विदाउट सपोर्ट। जब ये आई मेरे पास तो मतलब विदाउट सपोर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बाद में जब ये चलने लगे तब सपोर्ट से थोड़ा बहुत खड़ा होते थे, बाथरूम वगैरह उठा करके ले जाने लगे। मेंटल सिम्टम इसको देखते हैं तो बहुत ही पेशेंट वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट है। बीपिंग मूड, बात बात में रोज आना, नर्वस, कंफ्यूजन, देयर आर लैक ऑफ स्टेमिना एंड वीकनेस। बहुत ज़्यादा उसके स्टेमिना भी कमज़ोर था, वीकनेस बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो फेस पेल था, वीक थी, चिली पेशेंट, बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट थे। सी वॉज हैविंग वर्टिगो, बहुत चक्कर बहुत ज़्यादा आता था। और लुकिंग अ बेटर वाई रैपिंग। सी वॉज वार्मी एंड वेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ज़्यादा चक्कर आना और बॉडी को जब ये आराम मिलता था लेफ्ट साइड में। वेन लाइंग सेंसिटिव टू नॉइज एंड बिकम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नॉइज एंड बिकम, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, बहुत मतलब इनकी समस्या बहुत ही गंभीर थी। एक्स एक्सेसिव हंगर एंड इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगता था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगता था। शूटिंग पेन, स्पाइन में ऐसा दर्द होता था कि मानो आप फट जाएगा, शूटिंग पेन होता था। अनबेरेबल दर्द, जब पीठ के बल सोती थी तो 2 मिनट भी अगर नहीं सो, इधर करो उधर करो, ये होने लगता था। इनके हिप में भी इन्फ्लामेशन हो गया था, टीयरिंग पेन होता था। इनको एक चीज मैंने देखा कि इनके जो कोल्ड ड्रिंक, ठंडे चीजों की बहुत डिमांड थी। कोल्ड फूड ज्यादा खाना पसंद करती थी, आइसक्रीम बहुत पसंद था इनको। फ्रिज में रखा हुआ आइटम भी बहुत बहुत खा लेती थी, जिसकी वजह से भी इनको दर्द कभी कभी बढ़ जाता था। डिजायर बहुत अच्छा था, डिजायर तो था कि मुझे ठंडा ही खाना है, लेकिन ठंडा खाने से दर्द भी बढ़ जाता था और इच्छा भी बहुत ज्यादा थी ठंडा खाने की। इनका पेन जो है नेक गर्दन के पास शुरू होता था, नेक तक जाता था, स्टिल ओवर द राइट आई, आंख के पास भी जाता था। फॉलो अप लंबर पेन, सेंसिटिव गम भी इनका सेंसिटिव था। एग्रावेशन बाई मोशन, चलने पर, हिलने डोलने पर, जर्किंग पर और ठंड से ये समस्या बढ़ती थी बहुत तेजी से। ठंड लगना, चलने पर समस्या बहुत ज्यादा, हल्का हिला भी नहीं सकता था, इतना ज्यादा पेन रहता था इनको। ये बताते थे कि मानो अब मेरा नीचे का अलंग काम करना बंद कर दिया। कभी कभी तो ऐसा बोलती थी कि मेरा पैर ही नहीं, हाथ ही नहीं है। कभी ये बोलती थी कि इतना दर्द होता है कि मैं अब जीना ही मुश्किल है, इससे अच्छा मुझे कोई जहर का गोली दे दे वो अच्छा है, बेटर बाई प्रेशर। जब कभी कभी इनको पेशेंट है कि इनको आराम मिलता था कब, जब कोई बच्चे लोग इनको पैर हाथ दबाता था, हल्का रिलीफ मिलता था कि चलो थोड़ा, बस थोड़ा ही रिलीफ मिलता था, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हल्का पैर दबाया, कमर हल्का सहलाया, तेल लगा के थोड़ा मसाज हल्का फुल्का किया, तो उस समय थोड़ा पेशेंट को आराम लगता था। रिमेटिज्म था, अर्थराइटिस, लोअर बैक एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी, ये पूरे नर्व में स्पाइनल कोड में ही प्रॉब्लम था। ऊपर से लेकर गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, कमर के पॉइंट और हिप तक जाता था और नीचे तक भी प्रॉब्लम कंप्रेस। मैं इनका एक्सरे दिखाऊंगा और MRI कि कैसे इनका डैमेज हुआ है वहां पर। वायलेंट शूटिंग पेन इन बैक बिटवीन हिप्स एंड बिटवीन द एट नाइट, रात के समय ऐसा लगता था कि अब नहीं जीना मुश्किल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था इनको। इनका जो हमने ट्रीटमेंट किया उसमें हमने साइलेशिया 30 पावर दिया, 4 डोज ट्वाइस अ डे फॉर 30 डे, 30 दिनों के लिए इनको हमने साइलेशिया दिया। और साइलेशिया देने के बाद जो है पेशेंट फॉलो अप आफ्टर 30 डे, शी रिस्पॉन्स बेटर इन पेन एंड कैन वॉक स्लोली। और इनको जब हमने दिया तो 30 दिन के बाद पेशेंट को, तो मैंने पहले शुरुआत में अपने पास रखा, 2-3 दिन पर इनकी रिपोर्ट लेते रहा। फिर उसके बाद 30 दिन के बाद जो पेशेंट में
बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ये थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू की, खड़ा हो गई, थोड़ा चलने लगी। 30 दिनों के बाद जो रिस्पांस मिले बहुत बढ़िया। फिर से हमने इनको सलेसिया 30 पावर दिया, 4 डॉट ट्वाइस अ डे फॉलो। आफ्टर फिर से 1 मंथ के बाद इनका मैंने फॉलो किया, रिस्पांस बेटर इन पेन एंड कैन बाग। हर काम ये 2 महीनों के अंदर में शुरू कर दी। इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब मिराकल्स रिस्पॉन्स मिला इस पेशेंट को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये केस हमसे ठीक होगा, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिले बहुत ही बढ़िया मिला। मैंने 2 मेडिसिन और शुरू में देना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके मैंने इनके सिम्टम लिया, फास्ट हिस्ट्री लिया, और फिर फास्ट हिस्ट्री के आधार पर मैंने सालेसिया का प्रिस्क्राइब किया। और सालेसिया देने के बाद जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। मैंने कंटिन्यूअस 1 साल तक इनको मेडिसिन चलाया। आफ्टर माय ट्रीटमेंट शी बिकम क्योर विद इन 1 ईयर्स ऑफ मेडिकेशन। 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद ये पेशेंट आज के दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब तक क्यों मैंने रिवाइजिंग सर्ज, और जब पेशेंट ठीक हो गए तो ये सर्जन के पास गए मिलने के लिए। सर्जन के पास जाते मिलने के लिए तो सर्जन से मिलते, सर आपने ये फॉलो अप के लिए, कई बार होता है कि पेशेंट डॉक्टर से मिल रहा है, फिर भी फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास कभी कभी घूमने चले जाते हैं कि चलो जरा सब मिल लेते हैं। तो इन्होंने अपनी सारी बातें उनसे बताया, शेयर किया डॉक्टर से। और कि सर हम ऐसा है, होम्योपैथी खाया, और मैं आपसे स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए आया कि आपने ठीक नहीं किया लेकिन होम्योपैथिक से मेरा ठीक हो गया। ये स्पेशली मिलने गए थी खास करके, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया था, इसके वजह से उनसे मिलने गए। तो सर्जन भी सरप्राइज रह गया इस चीज़ों को देखकर कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, होम्योपैथिक से कैसे ठीक हो गया है। ये तो ठीक होने वाला ही बीमारी नहीं था। जो आप ऐसा कीजिए, जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं आप उनसे मिलिए, वही ठीक, वो आपको ठीक किया, आपके लिए सब कुछ है, वो आपकी बीमारी ठीक कर दी, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ब्रीफ किया। सर्जन सेड दैट द मिराकल्स बिकॉज इन हिज पैथ इट्स इम्पॉसिबल टू रिकवर सच केस विदाउट सर्जरी। बिना सर्जरी के यह केस ठीक होने वाला नहीं था। ये बहुत अच्छा पैथ है कि आपकी इस बीमारी को ठीक कर दिया। हर प्रीवियस रिपोर्ट है ये हमारे पास, ये देख लीजिए आपका प्रीवियस है। सी हैड स्पोनेटिक चेंज इन एल स्पेन एंड डिफ्यूज डिस्क ब्लास्ट L4 L5 लेवल विथ लार्ज पोस्टोवेंट्रल एंड राइट पारा मिडलैंड डिस्क एरिनेशन इफेक्टिव। ये पूरा डिस्क डैमेज हो गया था, और डिस्क डैमेज का मैंने इसमें बनाया, इसका पूरा रिपोर्ट है कैसे कब कहाँ कहाँ इन्होंने दिखाया, और इसका रिपोर्ट है ये देखिए। इसका इनका जो मैंने इसलिए बताया कि डिस्क में ब्लाज है। ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्क है, यहाँ पर डैमेज हो गया है, गिरने की वजह से ये डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये डिस्क का डैमेज है। यहाँ पर डिस्क दिख रहा होगा आपको, कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिस्क कैसे डैमेज हुआ है। पूरी तरह से डिस्क जो है डैमेज है। इसको लेकर के सर्जरी की जरूरत पड़ी थी। डॉक्टर डिनाई कर देते कि भाई मेरी अब ऐसा कुछ नहीं मैंने अब ठीक नहीं हो सकता। ये दिख रहा है टेल बोन के पास ऊपर सेक्रल रीजन के पास डैमेज है। जब आप मेरे पास आए ये अपना एक्सपीरियंस, सॉरी, ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि अपना कैसे हमने ठीक किया और क्या क्या हुआ, जो कम कितने दिनों में ठीक हुए, अपनी पूरी बातें बता रही हैं। आप इनका एक बार सुन सकते। जब आप मेरे पास आए थे तो क्या क्या प्रॉब्लम था? बहुत ज्यादा था, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था सर। हम बैठ नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। हम तो देर लेट कराए थे यहाँ पे। जहाँ दिखवाए थे डॉक्टर ने क्या बोले? ऑपरेशन के लिए बोले थे। ये 4 डॉक्टर से दिखवाए थे, सब बोले थे 24 घंटा के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। कोई मेडिसिन नहीं, तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोले। दिक्कत क्या हो रहा था आपको? दिक्कत सर, हम चल ही नहीं पा रहे थे, बाथरूम में नहीं, बच्चे लोग भी टांग के ले जा रहे थे, हस्बैंड भी पकड़ के ले जा रहे थे, और लेटने में भी वही बेचैनी होता था कि हम लेट भी नहीं पाते थे अच्छा से। और आपके दवा चलने के बाद तो सर 6 महीने के बाद तो हम दौड़ने भी लगे। खड़ा भी नहीं रह पाते थे सर, 5 मिनट भी हम खड़ा नहीं रह पाते थे। हमारे क्लिनिक पर आए तो कितने दिनों में ठीक हो गया? आपका दवा चलते ही बहुत जल्दी, मतलब लगता है कि 15 दिन 10 दिन ऐसे करते करते मतलब हम खड़ा होते चल गए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? आराम से तो फुटबॉल भी खेले। अब आप जब हमारी प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या बोला? वो बोले कि ये तो चमत्कार है, जहाँ से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हीं के आप चल जाइए, वो आपके लिए भगवान है। जब आप मेरे पास आए थे तो क्या क्या प्रॉब्लम था? बहुत ज्यादा था चलने। अब ये हमारा दूसरा केस है। ये भी कि इंदु कुमारी हैं। मैंने इनका पूरा रिपोर्ट नहीं मेरे पास अभी आया, पूरा रिपोर्ट नहीं है मेरे पास इनका। और ये हमारे पास जब ये केस आई थी तो इनका भी एक सेम कंडीशन था, इनके साथ भी यही समस्या थी। तो ये 2021 में इनको हमने देखा था। और ये संजू कुमारी, आप हैं? इंदु कुमारी।
आप मेरे यहाँ कब ट्रीटमेंट करवाए थे? 2021 में। उस समय क्या प्रॉब्लम होता था? तो मैं प्रॉब्लम ये था कि मैं चल नहीं पाती थी, बिल्कुल बेड पे रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने ये बोला कि ऑपरेशन करवाना होगा। क्या प्रॉब्लम क्या होता था? प्रॉब्लम ये था मैं कमर से चल नहीं पाती किस थी। पॉइंट पे बताइए तो, खड़ा होकर इस इस तरफ हाँ पूरा इधर से नीचे तक, हाँ और इधर पूरा दर्द रहता था। अच्छा। उसके बाद जब हम इलाज कराने गए, साहब बोले, डॉक्टर साहब एंडोक्राइन साहब बोले कि क्या करते हैं, एमआरआई करने, एमआरआई करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का आपका कोई ये नहीं है, ठीक नहीं है, नस दबा हुआ था सर मेरा। ये है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना? जी सर। ये प्रॉब्लम कितने दिनों से था? जब हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए थे उसके पहले कितने दिनों से था ये? 1.5-2 साल से। मतलब चलना फिरना सब बंद कर रखा था। अब आप हमारे यहाँ कितने दिन दवा खाए तो ठीक हो गए? लगभग तो 1 महीना में ही सर ठीक हो चुके थे, क्योंकि कमर जो मेरा उठ बैठ नहीं पाते थे वो हम चलने लगे थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो 2 साल हो गए तो आपको? बस दिक्कत कमर में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं आता जी है। ये कहाँ घर हुआ आपका? नहीं। दिखा दीघा। मिथिला कॉलोनी में सर, दिखा मिथिला। चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे अपना रिपोर्ट देते हैं। ये क्या नाम हुआ? केस, सॉरी, ये इनका रिपोर्ट है। पूरे डिटेल्स नहीं होने की वजह से मैंने ये रिपोर्ट डाला है। इनका भी ये इनका रिपोर्ट है, इंदु कुमारी का। इन्होंने एमआरआई और सीटी स्कैन कराया, वो पूरा रिपोर्ट दे। L4 L5 में प्रॉब्लम इनका है, डिस्क में ब्लज है, वो भी दिखाया इसमें। आप लोग देख सकते हैं इसको कि L4 L5 में डिस्क में ब्लज हुआ है। तो इस तरह से रिस्पांस मुझे इतना बढ़िया मिल रहा है कि मुझे तो बहुत मन लगने लगा है इस केस को लेकर के। एक दूसरा पेशेंट है, केस में दूसरा केस है, केस 2 में बता रहा हूँ कि एक अंकुर कुमार है, 32 ईयर्स का मेल कंसल्टेंट फॉर सीवर पेन इन नेक एंड बैक। इनकी भी एक समस्या थी कि बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द और बैक में, स्पाइन में दर्द इतना ज़्यादा होता था कि ये भी केस हमारे यहाँ, मतलब ये जो केस है ये बंगलोर में थे और इनको जॉब करते थे, बंगलोर किसी कंपनी में जॉब करते थे। इनको डॉक्टर ने जवाब दिया कि आप इनको 17 तारीख के अपना डेट बताया था कि मुझे ऑपरेशन होना है डॉक्टर साहब। और ये केस कैसे हमारे पास आया, जिस जगह पर ऑपरेशन होने गया था, ऑपरेशन के लिए एडमिट होने गए कि चलो मुझे ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए पूरी जांच होती है, जांच के प्रोसेस से गुजरना। तो इन्होंने बंगलोर में ही ऑपरेशन की तैयारी किया, भेलोर जगह नाम है, भेलोर में। तो उनके जो साथ में जब जांच कराते थे, एक पेशेंट उनके साथ था, वो मिला। वो बोला कि सर देखिए ना, इसका मुझे जा रहा है, ऑपरेशन होना है, तो मुझे जांच करवाने के लिए आया है। तो उनको बताया गया कि आप यहाँ इसका ऑपरेशन कराने से पहले एक बार पटना में मिलिए, एक डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं हैं? मैं भी तो वहाँ दिखा चुका हूँ, मेरे फैमिली वाले वहाँ दिखाते हैं, मैं दूसरे बीमारी के लिए यहाँ आया हूँ, आप एक बार मिलिए उनसे। तो वो उन्होंने हमारा एड्रेस दिया, और एड्रेस देने के बाद ये एड्रेस लिए, और देन एंड हमसे बात हुई इनकी। और बात होने के बाद ये 2 दिन के अंदर में वहां से पटना आ गए, सीवियर कंडीशन में। फ्लाइट से इन्होंने फ्लाइट धरा और दूसरे दिन ही हमारे पास प्रेजेंट हो गए। हमारे पास भी आए, तो ये इनको वहां से गाड़ी से लेकर के लोग लेके आए, 4-5 लोग। इनकी जो समस्या है, ये सेवर पेन था। और केस इनका जो है 27 दिसंबर 2023 का इनको केस स्टडी किया था। ये नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से ही रहने वाले हैं, लेकिन ये वहाँ जॉब करते थे, और इन ये प्राइवेट किसी कंपनी में वहाँ कार्यरत थे बेंगलुरु में 8 सालों से। ही इज मैरिड एंड ही प्रॉब्लम स्टार्ट बिफोर 2 इयर्स। जब हमारे ट्रीटमेंट के 2 साल पहले इनका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ विथ पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड राइट शोल्डर। एडमिटेड हिम इन माई क्लिनिक। जब हमारे पास ये पेशेंट आया था, तो मैंने ये चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, और इनको जब उठा कर लाया गया हमारे क्लिनिक, क्योंकि हमारी क्लिनिक थोड़ा सा ऊपर में पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर पर। तो इनको उठा के लाया गया था, और ये बैठ नहीं पाते थे, लेटना भी मुश्किल था इनके लिए, चलना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, और ये सिर्फ चिल्लाते थे।
इतना ज्यादा दर्द से चिल्लाते थे कि आप बचा लो सर, आप बचा लो सर। ये कंप्लेन इनके साथ समस्या थी। इनकी क्राइंग, चिल्लाना, इंटेंसिव पेन ही पूरे बॉडी में, ऐसा लगता था कि अब क्या होगा। ऐसा मतलब पैनिक सिचुएशन में आ गए कि हमारे क्लिनिक के पेशेंट भी घबरा गए कि यार क्या कर रहा है ये, इतना ज्यादा परेशान थे। हमने कि इतना परेशान था तो आप टैबलेट वगैरह खा के रहते, तो बोला कि नहीं, वो पेशेंट जो है मुझे बताया है कि कोई दवा अंग्रेजी खा के मत जाना वहां। तो उनको पूरी तरह से मतलब ब्रीफ करके वहां से भेजा था कि आप कोई भी एलोपैथिक टैबलेट भी खा कर नहीं जाना, आप बिना दवा खाया जाना, वहां रिजल्ट मिलेगा। और इन्होंने बताया कि हमने कई डॉक्टर से मिला लेकिन मुझे, मेरा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर इनको भी सर्जरी के लिए बोला था, लास्ट इनको ऐसा तक बोला कि आपका लास्ट ऑप्शन है सर्जरी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये लगातार 3 से 6 महीना से ये बेड पर ही थे। ये चल भी नहीं पाते थे, बेड पर लैट्रिन पैखाना सब होता था इनका बेड पर ही। मेंटल सिम्टम इनका जो था, कैसे ऐसे हो रहा है यार, डिससेटिस्फाइड, अपने आप से मतलब डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। Anxious and lower pain is spider breast, neck and shoulder, extending along back. Sore lamb breasting feeling over the entire body. Severe backache, which is relieved by lying on back. इनको पीठ के बल सोने पर बहुत ज्यादा बैकएच होता था। कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज्यादा रहता था। और कभी कभी इनका प्रोलैप्स ऑफ एनस होता था। प्रोलैप्स ऑफ एनस होता था, अनक्वेंचेबल डिजायर, कोल्ड वाटर और फूड का डिजायर। वायलेंट शूटिंग पेन इन बैक बिटवीन हीप एज इट बीट, ऐसा लगता था कि जैसे लगता किसी ने पीटा है, मेरे हीप को किसी ने मार रखा है। शूटिंग पेन होता था। वीकनेस ऑफ बैक एंड पैरालाइज फीलिंग, ऐसा लगता नीचे का लोअर एब्डोमेन, जो लोअर पैड है वो जो पैरालिसिस जैसा फील होता था। कुड नॉट बैक एंड कर, और ये हमेशा आगे की ओर नेव कर चलते थे। एग्रीवेशन वाइज वाइज हल्ला गुल्ला से इनको बहुत ज्यादा एग्रीवेशन होता, मूवमेंट से प्रॉब्लम था, जर्किंग से प्रॉब्लम था, कोल्ड वाटर से प्रॉब्लम, एम्बुलेशन गर्म से इनको एम्बुलेशन मिलता था आराम। पेन एक्सटेंडेड फ्रॉम स्पाइन टू थाई, इनका जो दर्द था स्पाइन से लेकर थाई तक पड़ता था, ऊपर से दर्द नीचे की ओर होता था और ऐसा लगता था कि ये टूट गया, टूट गया है। वायलेंट ट्विस्टिंग सेंसेशन एंड टीयरिंग पेन इन हिप्स एंड बैक, पेन इंक्रीज इन बेंडिंग, जब ये बेंड होते थे तो इनका दर्द जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता था, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ता था। टीयरिंग पेन, हिप में भी टीयरिंग पेन, हमेशा वो मतलब कहता था कि अपना हाथ हमेशा रखे रहता था, पैर पर भी हाथ रखे रहता था, और गर्द हमेशा पीठ कमर पर, डॉक्टर साहब ऐसे कीजिए, मतलब ये अपने बॉडी को हमेशा बताता कि ये प्रॉब्लम है ना, चल भी नहीं, चलना मुश्किल तो दूर की चीज है, वो हमेशा हाथ रख के ही अपने आप को इंडिकेट करता था। Rheumatic lower spine, cervical bacteria, violent tearing between hip and lumbar, stiffness of back, stiffness था, बैक में भी stiffness था इनका। इनकी ये पूरा रिपोर्ट है, जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है उसका पूरा रिपोर्ट है। इनका मैंने देखा है कि इसमें डिस्क में, इसमें भी दिखा रहा है डिस्क में ब्लच L4 L5 और L7 LS1 लेवल पर कंप्रेशन था, रूट लास्ट जो पॉइंट होता है LS1, उसमें भी प्रॉब्लम था। और थिकल सेक में प्रॉब्लम था, जन में भी इनकी समस्या होती थी। इनका ये रिपोर्ट है, कैसे कैसे इनको ये पूरा मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि कहाँ से किस जगह पर किस प्रॉब्लम में, किस जगह पर क्या प्रॉब्लम होता था, वो पूरी चीज़ों को मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। प्रॉब्लम इंसिडेंट पेन इन द नेक एंड स्पाइन में, इनका जो हमने ट्रीटमेंट दिया, पहला नंबर दवाई इनका रूटा जी। हमने पूरी सिम्टम लेने के बाद रूटा का सिम्टम मुझे मिला और रूटा का जी मैंने दिया। मैंने एक मेडिसिन इनको चलाया था शुरुआत में अस्क्यूलरसिप, लेकिन अस्क्यूलरसिप मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने रूटा जी का सिम्टम देख करके और रूटा जी लास्ट में चलाया, तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। सुबह होते होते पेशेंट को रिजल्ट आने लगा। और क्योंकि मेरे पास रखने का व्यवस्था है, इसलिए मैंने पेशेंट को एक रात रोक लिया था यहाँ पर कि आप रुक जाइए। तो मैंने रूटा दिया, रूटा देने के बाद जो है पेशेंट को सुबह में ही अच्छा फील होने लगा, 24 घंटे के अंदर, कि अब कुछ अच्छा लग रहा है सर, दर्द में आराम मिला है। 15 दिन के बाद मैंने इनको छोड़ दिया, ये बिहार के रहने वाले थे, इनको घर छोड़ दिया कि आप ले जाइए अपना दवा बढ़िया से खाइए। तो इन्होंने ही रिस्पॉन्स बेटर इन पेन एंड कैन स्टैंड बाक भीम से, और ये खुद से, इनको बहुत ही अच्छा दर्द में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और खुद से ये चलना भी शुरू किए, खड़ा भी हो गया और थोड़ा चलने लगे। 15 दिनों के बाद मैं फिर से इनको सेम दवाई दिया और प्लेसबो 30 पावर में दिया। ही मच बेटर,
ही वॉज मच बेटर, और बहुत ही अच्छा फील किया इन्होंने। शी सेड ही सेड दैट द डूइंग हिज वर्क फॉर हिमसेल्फ, और ये अपने से इन्होंने बताया कि मैं अपना काम खुद से अब करने लगा हूँ। और जब ये 2 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद ही इन्होंने बोला सर मैं अब जा सकता हूँ क्या ड्यूटी। मैंने बोला अभी नहीं जाना है, अभी ये मेडिसिन खाओ और ये दवा को लगातार अभी खाओ, अभी रेस्ट में ही रहो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक तो ये बीमारी ठीक नहीं होती, आपकी बीमारी ठीक हुई है, इसलिए ऐसा गलती ना करें कि फिर से ज्वाइन ड्यूटी अभी करें। थोड़े दिन तो कभी दवा लगातार खाइए। नाउ आफ्टर 5 मंथ जब ट्रीटमेंट चला, तो व्हेन आई विजिट माई क्लिनिक आई फाउंड दैट ही ही इज इन वेरी गुड कंडीशन, मतलब इतना बढ़िया कंडीशन में चला गया पेशेंट की, बेटर फील करने लगा, बहुत ही अच्छा। एपेटाइट बहुत बढ़िया हो गया, ऑल प्रीवियस कंप्लेन आर क्योर हो गया, नो न्यू कंप्लेन, एक भी नया कंप्लेन नहीं मिला उनको। अब ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बताएं कैसे ये ठीक हुआ है, क्योंकि ये खुद बताएंगे, आप देख। मोतिहारी दिखाए थे, उसके बाद तारा हॉस्पिटल में दिखाए थे पटना, वहां से सर भेलूर गए थे, वहां दिखाए, वहां ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था। उसके बाद हम बेंगलोर श्री सत्य साई हॉस्पिटल में गए थे, वो भी ऑपरेशन के लिए बोला 17 जनवरी को। नहीं, आप नहीं बैठ सकते थे, नहीं उठ न सकते बैठ सकते थे ना उठ सकते थे, हम सिर्फ सोए रहते थे जी। पहले सर पूरा दर्द होता था यहाँ पे, कहीं सर खड़ा नहीं होने जा रहा था। अब बेड पर सोए रहना, बेड पर बेडे पर खाना खाते थे, तो सब बेडे पर था। सब बेड पर था। जी। अब आप पूरी तरह से ठीक है, जी, ठीक। अब तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी वाड़ी सब बाइक सब चलाते थे। हमारे यहाँ जो आपको इलाज किया गया वो कितना देर में आपको ठीक किया गया? जी, हमको 7-8 रोज में इतना पड़ा गया। यदि सेम आए थे बंगलोर से आप, जी। तो पूरी तरह से यहाँ लेटे हुए थे, जी, जी। तो कितना देर के अंदर आपको ऐसा लगने लगा कि अब 24 घंटे के अंदर आपको फील होने लगा कि आप खड़े हो गए? हाँ जी, खड़े हो गए, 24 घंटे के अंदर खड़े हो गए। सुबह में यहाँ आए तो हम बिल्कुल चलने लायक हो गए। अब तो आपका 15 दिन हो गया, 15 दिन में आप जितना किलोमीटर भी आप चल सकते हैं। जी जी जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं। अब आप बेड पर रहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सोने का जरूरत पड़ रहा है, आप पूरी तरह से सेफ जोन में है जी। तो ये केस है। और मोतिहारी देखा, ये पेस्ट एक विष्णुदेव है, इनकी भी एक समस्या थी, सेम केस है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इनको था, दोनों केस। ये 26 मार्च को 2022 को हमारे पास ट्रीटमेंट पे आए थे, और ये हमारे पास जब आए थे तो गर्दन में भी बेल्ट लगा हुआ था, कमर में भी बेल्ट लगा हुआ था, और 7 मंथ से इनकी समस्या, ये कई डॉक्टर से इन्होंने भी मिले, और वहाँ से भी इनका भी ठीक नहीं हुआ। ये भी सीवियर कंडीशन में थे, लेकिन उतना ज़्यादा सीवियर नहीं था इनका जितना ये 2 केस 3 केस को हमने दिखाया। इनका भी कंफ्यूजन माइंड था, लंबर पेन, लोअर बैक एंड स्पाइन, वर्स एट नाइट, रात के रात बहुत ज़्यादा दर्द पड़ता था। इनका दर्द टेलबोन में और स्पाइन में बहुत ज़्यादा होता था, सेक्रल रीजन में भी पेन होता था, बॉडी को उधर ऊपर की ओर खींचने पर भी पेन होता, शिफ्टिंग पेन था, हेडेक बीइंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग में सर में दर्द, हेडेक भी होता था, और सर में भी दर्द रहता था, स्टिल ओवर द राइट आई, ड्राइनेस ऑफ लिप। हम इनका लिप जो है, एक सिम्टम हमको मिला था कि इनका लिप जो है वो सूखता था, बर्निंग इन स्टोमक, पेट में जलन महसूस करना, सर में दर्द होना, थ्रॉम्बिंग, प्लेस्टिव एंड कंजेस्टिव हेडेक, नेक स्टिफनेस था विथ डिस्कम्फर्ट, लिमिट रेंज ऑफ मोशन इन द नेक। इनको हमने सेंगनूरिया कैन 30 पावर का दिया, 4 ड्रॉप ट्वाइस अ डे, और 30 दिनों तक इनको चलाया हमने। 30 दिन के बाद ये बहुत ही अच्छा फील करने लगे, इस वॉज बेटर, ऑन पेन इन नॉट यूजिंग द नेक बेल्ट, सब बेल्ट वगैरह जो भी चीज़ें थे पहनते थे सभी हटा दिया गया, और पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो गए। ही वॉज फीलिंग मच बेटर, सेंगनूरिया कैन 30, और प्रेसबो इनको दिया। इनका भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है कैसे ये ठीक लाइटिस है आपको भी। तो आप हमारे पास ट्रीटमेंट का, अब आप कैसे हैं? आपको कहाँ कहाँ दर्द रहता था? यहाँ पर दर्द रहता था। आप तो ठीक है आप जी, कोई दिक्कत तो नहीं? जी। आप कितने दिनों में ठीक हुए? 1.5 साल तो लगेंगे, साल में। चलिए बहुत अच्छा। लाइटिस है आपको भी? ये विष्णुदेव है, और इनका ये पूरा रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ से इन्होंने भी ट्रीटमेंट किया, किस जगह पर इलाज कराया, पूरा रिपोर्टिंग है। इनका भी ये सेम केस है जिसका हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे, और ये इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज में दिखाया इन्होंने, और डिस्क में इनका भी ब्लाज था बहुत ज़्यादा, C5 C6 और C7 में लेवल काउजिंग द मॉडरेट एंटीरियर थेकल सेक T1 T3 डिस्क पोर्शन नोटेड राइट एंटीरियर साइड ऑफ द। इनका भी डिस्क में ब्लाज बहुत ज़्यादा होता था, और कंप्रेशन था जिसकी वजह से इनका जो वर्टिब्रा है वो बैठ गया था, डैमेज हो गया था।
एक होम्योपैथिक मैनेजमेंट में अगर हम देखा जाए तो होम्योपैथी के कई ऐसे सिम्टम के आधार पर इनका वो कई ऐसे मरीज हैं जिनको जो आते हैं आज के डेट में। तो सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट होता है तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वाकई में होम्योपैथिक में मिरेकल्स हैं। जैसा कि हमने देखा है कि कैसे ये पेशेंट आज के डेट में ठीक हो रहा है, और इस तरह का केस हमारे पास बहुत है। कई ऐसे मरीज हैं जो कि कई स्टडी के बाद सिम्टम में अगर देखते हैं तो उनको हमने फाइटोलेका, एक्टियास रेसिमोटा, ब्रोनियाएल्ब, कल्चिकम, साइलेसिया और हाइपेरकम, ये मेडिसिन हमने अपने तरीके से जितने मरीज देखते हैं तो उसके आधार पर मैं सिम्टम के आधार पर उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ कि और भी हम मेडिसिन क्या क्या अलग अलग सिम्टम हो तो मैं क्या दे सकता हूँ। साइड का पेन है तो क्या दे सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का साइड का अलग दवा, राइट साइड के साइड का अलग दवा, राइट साइड में अगर कंप्रेशन है तो उसके लिए अलग मेडिसिन हो, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम वेरिएशन होता है। इसलिए मैंने सिम्टम के आधार पर कुछ मेडिसिन जो हमने सिलेक्शन किया उसके आधार पर मैंने मेडिसिन लिखा है। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए मैंने कि आपको फिजिकल एक्टिविटी रखना है, लेकिन संभल कर रखिए। ऐसा नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं छोड़ सकते। आज फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये समस्या ज़्यादा हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि लोग अब अपने बॉडी पर ध्यान कम देते हैं, और अ, काम पर ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से ये समस्या हुआ है। थोड़ी सी चीज़ों को लोगों को ध्यान भी देना होगा कि कैसे हम अपने काम के साथ साथ अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी। अगर देखिए, अगर हमारे बॉडी में कोई भी समस्या होता है तो बॉडी हमारा क्या एक मशीन है, जिससे इस मशीन को आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतने ज़्यादा आप सेफ जोन में रहोगे। अगर मशीन नहीं चलाओगे तो कैसे रहोगे? दुनिया की सारी मशीनें जो बनी आज के डेट में, तो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जितना भी मशीन बना है वो मनुष्य को देख के ही बनाया गया। और कोई भी अगर मशीन हम खरीद के लेके आएँगे तो रख देंगे तो धीरे-धीरे करके डैमेज ही होगा। उसी तरह से हमारा बॉडी भी है। अगर इसे हम रख देंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी भी उसी तरीके से डैमेज होता है। तो सेम कंडीशन है कि आपको अपने बॉडी को हमेशा चलाते रहना होगा। कोई न कोई काम करना होगा, जिससे एक एक्सरसाइज मेंटेन करके रखना होगा, चलना होगा। लकड़ी के आइटम, लकड़ी के कुर्सी पर लगातार अगर बहुत जिनको बैठने का मेरा अनुभव रहा है कि जिनको लंबा टाइम तक बैठना है, 8 घंटे कोई ड्यूटी करते हैं, कोई 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, कोई 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वैसे पेशेंट को, वैसे व्यक्ति को लकड़ी का चेयर का इस्तेमाल करें। कभी भी उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन नहीं आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है इसका। मैंने जितने भी मरीज को देखा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर ऑफिसर के ग्रेड के पेशेंट हैं, मिडिल फैमिली ज़्यादा है, तो मैंने उन लोगों को, जितने भी लोग बड़े बड़े आईएएस को भी मैंने कुर्सी चेंज करवा दिया है कि आप सर इस कुर्सी को हटाइए और लकड़ी का चेयर का इस्तेमाल कीजिए। और वाकई में जो रिस्पॉन्स मिला है, मैं हर होम्योपैथी डॉक्टर की इस बात को बताना चाहता हूं कि आप कुर्सी चेंज कराओ, 100% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। मेंटेन गुड पोस्चर, गुड पे होम्योपैथिक मैनेजमेंट, वेरी गुड स्कोप ट्रीटमेंट फॉर लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जैसा कि देख रहे हैं कि होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है, खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो होम्योपैथिक पर थोड़ा ध्यान देने का चीज़ है, और ये आने वाला समय होम्योपैथ का ही है, और जिसके हाँ, मुझे माध्यम लगता है कि समय हो चुका है। जी 1 जी, मिनट का समय बचा है। आप मेरा समापन भी की ओर वो जाइए। सर ऐसे ऐसे केसेस में कोई इंटरकरेंट रेमेडी या फिर कोई नो सोर्स यूज कर सकते हैं क्या सर? सॉरी सर, मैंने कोई भी नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। बीच बीच में मैं प्लेसबो दिया हूँ, और ऐसे केस में हमारा जहाँ तक अपना अनुभव रहा है कि पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा रिपीटाइजेशन नहीं करता, मेरा डायरेक्ट पेशेंट पर ट्रीटमेंट करता हूँ। और सिम्टम के आधार पर मैं क्योंकि रिपीटाइजेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं सिम्टम के आधार पर ही ट्रीटमेंट करता हूँ। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? ये अपना पीपीटी को हटा लीजिए। जी, पीपीटी को क्लोज कर डाउन कर दीजिए। थैंक यू। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, और हम लोग का समय पूरा हो चुका है, आगे नहीं चल सकेंगे। फिर आइए ब्रिजमोहन जी, अगला केस लेकर के कुछ अपना, है ना। और थैंक यू। इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं, और मीटिंग हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश। यू आर द होस्ट फॉर द इंग्लिश। डॉक्टर धनेश, यू आर द होस्ट फॉर द इंग्लिश सेशन।